नमस्कार। मैं आपको फिर से सफ़र गुरुकुल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो एक फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में मैं अपना जो नॉलेज है और एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करूंगा और आप सब उसको पसंद करेंगे। और इसको आगे ले जाने के लिए मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सफ़र का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल रिंग को भी क्लिक कर लीजिए सो दैट जब भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ये पाठशाला का जो पहला पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किए कि जीडीपी और गवर्नमेंट का जो विज़न है, और हमने डिस्कस किया रिलेटिंग टू वेयर इंडिया इज गोइंग एंड इन रियलिस्टिक मैनर व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ micro, small and medium enterprises need to be motivated for the economic growth of a nation. ये पार्ट 2 है। टाइम टू टाइम हम इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करेंगे नेशनल इकोनॉमी, ग्रोथ, बिजनेस, कॉमर्स, टैक्सेशन, इसके बारे में। आज पार्ट 1 को मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि इंडिया का जीडीपी जो है वो आज के दिन में 300 लाख करोड़ है, और हमने ये भी जाना कि इट इज़ समवेयर अराउंड $3.76 ट्रिलियन एज ऑन 31 December 2023, एंड वी आर इन द वे ऑफ अचीविंग द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2000 maybe 26-27, and by 2030 we are in the way to achieve 7 ट्रिलियन इकोनॉमी। नाउ ये 7 ट्रिलियन का मतलब क्या है वो भी हमने डिस्कस किया कि वो करंट प्राइस में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और एक बेस प्राइस जो हमने नॉर्मली ले रखा है 2011-12 को लेकर, उसको लेकर कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी हमने डिस्कशन किया। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका रियल ग्रोथ हम कैसे अचीव कर सकते हैं। अभी देखिए, किसी भी तरह का ग्रोथ में या फिर डेवलपमेंट में दो तरह का मतलब वे होता है अचीव करने के लिए। एक तो वो जो विल कंसिडर ऑल सोशलिस्टिक फैक्टर्स, विल कंसिडर ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंट्री एंड विल थिंक ऑफ फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द नेशन। और दूसरा ये होता है कि हम सिर्फ ग्रोथ के बारे में सोचेंगे एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द डेमोग्राफिक प्रोपोजिशन ऑफ ए कंट्री, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। 2014 से इंडिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ये दिखा रहा है कि इंडिया ग्लोबल मार्केट में अपना एक प्लेस बना के रखा है, ये एक बात है। दूसरा ये कि 2014 से पहले या फिर 2014 के बाद भी टू सम एक्सटेंट इंडिया इज मोस्टली ए कंज्यूमिंग कंट्री। तो बाहर के देश से जो बनाते हैं ज़्यादातर वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं और उसको यूज करते हैं। तो वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल मार्केट आप लेकर चले, वो इंडिया के ऊपर इसीलिए निर्भर है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है और वो अपने प्रोडक्ट इंडिया में सेल करना चाहते हैं। और क्योंकि इंडिया का जो गवर्नेंस है वो गवर्नेंस क्वाइट लिबरल है एंड इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए लोगों को इंडिया के ऊपर भरोसा है। तीसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हम लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और एक वन वर्ल्ड वन मार्केट प्लेस, ये जो प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिया, इम्पोर्टेंस दिया, और इसके वजह से बहुत सारे लोग इंडिया के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ये कंसेप्ट नरेंद्र मोदी जी लाए थे। सबका साथ सबका विकास, ये कंसेप्ट भी नरेंद्र मोदी जी लाए थे। ये जो टैगलाइंस होते हैं इनका भी एक इम्पोर्टेंस रहता है। ये इम्पोर्टेंस ये है कि लोगों के दिमाग में रह जाता है कि हाँ, इंडिया इज मूविंग इन दिस
way. India is liberal, India is attracting investors एंड इंडिया इज़ डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है और इसके वजह से इंडिया में जो बड़े बड़े कंपनी है वो इंडिया में अपने फ्यूचर देखते हैं. और तीसरी बात यह है कि अगर मैं पिछले 3, 4 या 5 साल का बजट को लेकर चलूं तो अगर उसका एक एनालिटिक्स हम देखें तो उसमें ये पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी या फिर बीजेपी गवर्नमेंट जो है, इट इज़ कंटिन्यूसली फोकसिंग ऑन future development and growth. So maximum investment is going in the capex. They are not focusing popular budget or more on social benefits. Okay, they are looking कि how to invest today, how to utilize today for greater tomorrow. तो ये जो कंसेप्ट है ये धीरे धीरे रंग लाएगा. मैंने पहले भी आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी जी को या फिर बीजेपी गवर्नमेंट को क्यों आना चाहिए 2026 में. ये कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है, जो फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ. इंडिपेंडेंट व्यू मैं अपना दे रहा हूँ. मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ या फिर किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ. इसीलिए कि जो कैपेक्स हमारा हुआ है उसका जो रिटर्न है वो आने के लिए अभी भी 2, 3, 4 साल लग सकता है. सो वी आर मेकिंग ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड हाउ टू रीव द रिटर्न एंड हाउ टू थिंक ऑफ फॉर मूवमेंट टुवर्ड्स द 10 ट्रिलियन इकोनॉमी और हाउ टू मूव फॉरवर्ड to become a developed nation by 2047 और whatever it may be. एक तो विजन रहना चाहिए. वो विजन एक विजनरी लीडर ही ला सकता है. तो उसके लिए वो एक फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं और इसके लिए उनका आना कहीं हद तक जरूरी पड़ जाता है. अभी मैंने एक बात किया था, ये तो रह गया एक ओवरऑल एनालिसिस regarding the nation, the vision of the country, the vision of the leader, the vision of the party who is ruling the country, all these things. इसके बारे में मैंने आपको बताया. लेकिन अभी एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि पिछले मतलब पार्ट 1 में मैंने हिंट्स दिया था, दैट इज मिनिमम कंप्लायंस एंड मैक्सिमम बिजनेस. जैसे कि नरेंद्र मोदी जी एक नारा दिए थे कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, लिटिल पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट and more focus on governance so that we can achieve our target or growth prospect of the country can be realized by the common people. ये एक जो थॉट प्रोसेस है उसको अगर ग्राउंड रियलिटी में हम लेकर चले तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत है. वो क्या है वो आज के इस सेशन में मैं मतलब ब्रीफ आउट करूँगा एंड दिस सेशन विल कंटिन्यू. सो सफ़र का ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें जो हमारा पाठशाला है इसमें मैं पहले फोकस कर रहा हूँ कि व्हाट शुड बी डन. सो मेरा मानना ये है कि पीपल सी थिंग्स इज देयर एंड आस्क व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग दिस थिंग्स, व्हाई द गवर्नमेंट इज रिएक्टिंग लाइक दिस. पीपल आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स इन डिफरेंट न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स और मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बट माई फोकस इन पीपल सी थिंग्स इज देयर एंड आस्क व्हाई. But let us dream things as they were never before and ask why not, why we cannot achieve this. So let us move towards that कि हमको क्या करना चाहिए. अगर हम विकसित देश में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए और इसके लिए हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस है और वो चैलेंजेस को हम कैसे फेस करेंगे और थ्रेट्स को हम कैसे अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. इस रिलेटेड अगर आपका कुछ सुझाव है तो आप कमेंट में दे सकते हैं और मेरा नंबर है 8328886001. इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं. फाइनेंस, इकोनॉमी, रिपोर्टिंग, टैक्सेशन इस रिलेटेड अगर आपका कुछ क्वेरी है तो व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और विल इंटरेक्ट थ्रू द व्हाट्सएप. द ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड the financial quotient of the people of India, basically stakeholders. Now, first thing first, what is GDP? As I told in the last session, GDP is equal to market value of goods and services supplied during a particular fiscal year, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं. Point 2. What is the demographic composition of India and to improvise the GDP of India
our country, how we should react to the behavior of the economy of the country. In this connection, let me clarify, India still is a village centric country. There are very few industrialists or big corporate bodies who are those are having around 75 to 80% of the total wealth of the nation. But if we measure the market value of the goods and services supplied during a particular year, somehow we are ignoring the contribution of the people in the ground level. So when I am talking about this, I am talking about the farmers, I am talking about the micro, small and medium entrepreneurs, I am talking about those people who are self-employed and are directly or indirectly contributing to the economy of the country. They are contributing to the economy of the country. Individually, their proportion of contribution may seem to be very less, but when we take them jointly, the contribution is quite big. And if a perfect platform is generated or created for those people, it is possible that in the next decade, maybe 5, 10 or 15 years, as a group, they can be the big contributors to the GDP of the country, to the economy of the country. How? Some points I am telling in this session, and in detail we'll discuss in the subsequent sessions. Point 1, business running is not everybody's cup of tea nowadays, basically. Whenever anyone wants to start his business, then the entrepreneur should more focus on improvising the business, developing strategies for the business during the struggling period. Sustainability is the big challenge before every entrepreneur. And once the sustainability achieved, then sustainable growth, changing strategies, looking into market dynamics, reacting to market dynamics and coming out as a successful entrepreneur. These are the biggest challenges before any entrepreneur. But our regulations, policies, law is such that people are getting afraid initially whether I will do the business or not, whether the authorities will give me a notice, and whether I will be penalized, and practically after those penalties whether I will be capable to meet the challenges of my business or not, whether I will be capable enough to maintain my liquidity so that there will be smooth running of my business, and after the smooth running of the business I can think of the future growth. Whenever हम ग्रोथ के बारे में डिस्कस करते हैं, जब भी हम ग्रोथ के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि एक पर्सनल ग्रोथ है और एंटरप्रेन्योर का खुद का वेल्थ इम्प्रोवाइजेशन है. Whenever a business grows, छोटे छोटे बिजनेस को आप लेकर चलिए. एक ग्राउंड लेवल में मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे कि रुचि मसाला हो या फिर भारत मसाला हो, ये जो छोटे छोटे कंपनीज थे, जब ये कंपनीज ग्रोम अप होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसमें उनका ही ग्रोथ नहीं होता है. दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द कंट्री, दे ब्रिंग डायनामिक कंपटीशन इन द मार्केट, etc. and etc. So if we are thinking about that, then when a new entrepreneur enters into business, why not government fix a limit of turnover or limit of capital investment up to which there will be negligible compliance? Why not the government put confidence on those entrepreneurs?
Why not government? Just like when a baby is born, the mother or the parents hold its finger and educate the baby to walk, thereafter to run, and thereafter to face the challenges of life and all those things. So I say, why not to help the entrepreneur so that the entrepreneur can settle at least for 3, 4 or 5 years, and once it is settled, it achieved a particular profitability or turnover level, why not to ask him to participate in the national economical growth by contributing some sort of taxes. ये एक सुझाव है. तो मेरे कहने का मतलब ये है, लोगों के अंदर कंप्लायंस का वैग नहीं रहना चाहिए. पीपुल शुड नॉट हैव ए फियरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द कंप्लायंस. ये जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो, इनिशियली 4-5 साल के लिए आप एक एंटरप्रेन्योर हो. एंटरप्रेन्योरशिप का जो फॉर्मेलिटीज है, आप वो फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करो. गेट योर बिजनेस रजिस्टर्ड, हैव योर ओन उद्यम. Then you can access to finance loans at a very attractive rate for the initial 3 to 5 years. And once your business is established or settled, let you also participate in the growth of the economy. तो इसमें मेरा जो कंसेप्ट है वो है मिनिमम कंप्लायंस एंड मैक्सिमम बिजनेस. आगे हम जाएंगे नेक्स्ट सेशन से. थैंक यू फॉर ऑल योर पेशेंस हियरिंग. विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. नमस्कार.